नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्तकालीन कला से संबंधित लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, इस टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो गुप्तकालीन कला से संबंधित हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई जितनी भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गुप्तकालीन कला के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पिछला मेरा वीडियो था वो गुप्तकालीन प्रशासन, उनकी सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो प्लीज़ उसे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ताकि वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गुप्त काल में क्या क्या हुआ था दोस्तों, कला से संबंधित क्या क्या हुआ था। तो पहला बिंदु है, गुप्त काल में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य कला सभी का विकास हुआ। तो विभिन्न प्रकार की कलाएं थी जो गुप्त काल में पनपी और उनका विकास भी गुप्त काल में ही हुआ। तो इन सभी कलाओं को आप याद रख लेंगे, जिसमें वास्तुकला है, चित्रकला है, मूर्तिकला है एवं साहित्य कला है। इन सभी का विकास है वो गुप्त काल में हुआ था। उसके बाद दूसरा बिंदु है दोस्तों नागर शैली। नागर शैली का अधिक विकास हुआ। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय जो भवन निर्माण की थी या फिर मंदिर निर्माण की तीन शैलियाँ थी, जिसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। जिसमें जो नागर शैली थी वो उत्तर भारत की शैली थी, जो द्रविड़ शैली थी वो दक्षिण भारत की शैली थी, और इन दोनों के बीच में एक शैली थी, उसको बेसर शैली बोलते थे। और इस शैली के हिसाब से वहाँ पे भवनों का निर्माण किया जाता था और मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो इस प्रकार नागर शैली को हमेशा उत्तर भारत से कनेक्ट करके हमेशा रखेंगे, द्रविड़ शैली को दक्षिण भारत से, और बेसर शैली ये आप उसको दोनों के मध्य में कनेक्ट करके रखेंगे। इन शैलियों के बारे में अलग से आपको एक सेपरेट वीडियो करवाऊंगा, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कौन सी शैली का किस क्षेत्र में अधिक विकास हुआ था। अगला जो पॉइंट है, नागर शैली भवन निर्माण की एक शैली थी। मैंने बता दिया कि एक भवन निर्माण की शैली थी जिसमें मंदिर भी बनवाए जाते थे। इस शैली में उत्तर भारत में बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ। किस शैली में? नागर शैली में। ये उत्तर भारत की एक भवन निर्माण की शैली थी जिसका विकास उत्तर भारत में ज़्यादा हुआ और वहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जो गुप्तकालीन कला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें अलग अलग मंदिरों का निर्माण होने लग गया था। अगला बिंदु देखते हैं कि बौद्ध जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। ये मूर्ति कला के संबंधित आ जाता है, मूर्ति निर्माण का कार्य। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने पिछले कुछ अध्याय में पढ़ा होगा या फिर मैंने बौद्ध जैन धर्म के बारे में जब बताया होगा, तो वहाँ पे क्या है ना, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की जब मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उसके साथ साथ हिंदू धर्म में भी मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू हो गया था। तो यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे पूछ लिया जाएगा, परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है और पूछ लिया जाएगा भविष्य में भी कभी भी, कि बौद्ध जैन धर्म के बाद किस काल में हिंदू धर्म में मूर्ति कला का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। तो वह गुप्त काल था। ठीक है, गुप्त वंश के जितने भी राजा थे वो हिंदू धर्म को मानते थे, उसके संपोषक थे, और उन्होंने हिंदू धर्म से रिलेटेड जितनी भी मूर्तियाँ थी उनका निर्माण कार्य शुरू किया था। बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। जो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, उनकी जो एक भूमि को स्पर्श करती हुई एक मुद्रा मूर्ति थी, भूमि को स्पर्श करती हुई जो मूर्ति थी, उसका निर्माण इसी काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में। तो हमेशा याद रख लेंगे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं अपने नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए, या फिर मेरे वीडियो को बार बार देखोगे तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगला बिंदु देखते हैं, अजंता एवं बाघ गुफा चित्रकारी विकास इसी काल में हुआ था। अजंता और जो बाघ की चित्रकारी का जो विकास था इसी काल में हुआ था। ये चित्रकला के अंतर्गत आ जाता है। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि इस काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य कला का अलग अलग विकास हुआ था। तो ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो जो चित्रकला का जो सबसे
बेस्ट और महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो अजंता और बाघ गुफाओं से है। यहाँ पे जो चित्रकारी मिली थी वो इसी काल की मिली थी। ठीक है दोस्तों, अगले और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। फिर अजंता गुफा के बारे में बताया गया है यहाँ पे। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा के चित्र देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये महायान शाखा क्या थी? दोस्तों एक समय ऐसा आया था जब बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। एक शाखा का नाम था महायान और दूसरी शाखा का नाम था हीनयान। तो ये दो शाखाएं बट गई थी बौद्ध धर्म की, लेकिन जो महायान शाखा के जो चित्र हैं वो अजंता गुफा में देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। जो बाघ गुफा थी वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसमें लोक जीवन के चित्र मिलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमेशा याद रख लेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लोक जीवन से संबंधित चित्र निम्नलिखित में से किस गुफा में मिले थे? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप सीधा सीधा उस पर बाघ गुफा टिक कर देंगे और अपना सही आंसर दे देंगे। तो इस प्रकार से हमेशा याद रख लेंगे अजंता की गुफा और बाघ की गुफा, जो अपनी चित्रकारी के लिए जानी जाती थी। और इसका विकास कब हुआ था? गुप्त काल में इस चित्रकारियों का विकास हुआ था। अगले जो पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड वो हम देखेंगे। अगला पॉइंट, उनकी राजकीय भाषा। जो गुप्त काल था और उनकी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। हमेशा याद रख लेंगे, ये संस्कृत भाषा उनकी राजकीय भाषा थी। इसी काल में कालिदास ने बहुत सी रचनाएं की, जिसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमवर्षीय रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार आदि प्रमुख हैं। ये जो कालिदास थे ये 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 रत्नों में से एक थे। तो इन्होंने अपनी अलग अलग रचनाएं इसी काल में की थी, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमवर्षीय रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार आदि। इनकी रचनाओं से भी रिलेटेड बहुत से प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमेशा जो कालिदास की रचनाएं हैं एक चार्ट बना के आप वहाँ पे कालिदास की रचनाएं आप लिख लेंगे, और उस चार्ट के हिसाब से जब आपको याद करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और परीक्षा में आपका एक भी उत्तर गलत नहीं होगा। अगर दोस्तों मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो आप कभी भी परीक्षा में असफल नहीं होंगे। कालिदास की रचनाओं के अलावा भी, इनके अलावा भी कुछ और रचनाएं भी थी जो निम्नलिखित हैं। पंचतंत्र किसकी थी? पंचतंत्र थी विष्णु शर्मा की। कामसूत्र वात्सायन की। अमरकोश अमर सिंह की। नीतिसार कामानंद की। और मृच्छकटिकम ये शूद्रक की थी। इन रचनाओं के बारे में भी याद करेंगे जो गुप्त काल से ही रिलेटेड हैं, जो गुप्त कला का ही एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा इस प्रकार परीक्षा में किसी साहित्य का नाम दे देंगे, पंचतंत्र का नाम दे देंगे, पंचतंत्र पुस्तक का नाम दे देंगे और उसके कवि के बारे में या फिर उसके रचनाकार के बारे में पूछेंगे, तो आपको सही तरीके से याद करना है और आपको बताना है कि जो पंचतंत्र के रचयिता थे वो विष्णु शर्मा थे, कामसूत्र के वात्सायन थे, अमरकोश के अमर सिंह थे, नीतिसार के कामानंद थे और जो मृच्छकटिकम के थे वो कौन थे? शूद्रक थे। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे एक चार्ट बना के। जो अगले बिंदु देखते हैं, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत 10 गीतिका की रचना भी इसी काल में की। ठीक है, तो गुप्त काल में ही जो आर्यभट्ट ने थे वो अपनी रचनाएं, जिसमें आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका की रचना की थी। तो ये तीनों चीज़ें भी आर्यभट्ट से रिलेट करके आप इसको याद कर लेंगे। अगला जो बिंदु है, शून्य की खोज, दशमलव की खोज, पाई की खोज व पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का पता भी आर्यभट्ट द्वारा इसी काल में किया गया था। ये आर्यभट्ट की कुछ रचनाएं हैं, इनको तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जो उसके द्वारा खोज की गई थी, जिसमें शून्य की खोज, दशमलव की खोज, पाई की खोज और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका पता भी आर्यभट्ट ने इसी काल के दौरान किया था। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ये हमेशा आपको याद हो जाने चाहिए। वीडियो को देखने के बाद आप एक नोट्स बना लें, दोबारा वीडियो देखें, वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स बनाएं अच्छी तरह से और उनको बार बार रिवाइज करें,
ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है, वराहमिहिर ने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ये भी किस काल के दौरान हुआ था? ये भी गुप्त काल के दौरान ही हुआ था दोस्तों। उसके आगे देखते हैं, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की खोज की थी। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा याद रख लेंगे, जो ब्रह्मगुप्त थे जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की खोज थी, उनको भारत का न्यूटन भी कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं, आप हमेशा इन चीज़ों को याद कर लेंगे। जो गुप्त काल था वो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य दोनों के संपोषक हुए थे। उन्होंने मतलब कला और साहित्य को बढ़ चढ़कर बढ़ावा दिया था और उसका विकास करने के लिए तरह तरह के कार्य किए थे, जिससे कि कला और साहित्य का विकास हो सके। ठीक है। अगली जो स्लाइड है उसमें हम देखते हैं, समुद्रगुप्त को अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और चंद्रगुप्त का दरबार नवरत्न अर्थात 9 बड़े बड़े विद्वानों से अलंकृत था। तो ये 9 जो बड़े बड़े विद्वान थे, ये कौन थे दोस्तों? जो नवरत्न थे कौन कौन थे? जिसमें एक धन्वंतरी थे, इसमें एक स्पणक थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, बेताल भट्ट, उसमें घट खरपर थे, कालिदास थे, वराहमिहिर थे और वर रुचि थे। ये 9 नवरत्न थे। ये 9 रत्न भी आप हमेशा याद रखेंगे। और वो किसके दरबार में थे? वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे नवरत्न। ठीक है, ये 9 बड़े बड़े विद्वान होते थे जिनका अलग अलग क्षेत्र था, अपने अलग अलग क्षेत्र में ये काम करते थे। तो इस प्रकार हमेशा देख लेंगे कि चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न भी रहते थे। परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे? तो ये 9 रत्न चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की कांस्य मूर्ति, कांस्य की मूर्ति भागलपुर के निकट और सुल्तानगंज में पाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये मूर्ति कला का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार कि जो बुद्ध की जो 2 मीटर की ऊंची जो बुद्ध की कांसे की मूर्ति थी, वो किस काल से प्राप्त हुई है? वो गुप्त काल से प्राप्त हुई है। तो मूर्ति कला का गुप्त काल में ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। गुप्त काल में सारनाथ मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी। ठीक है, तो इसके अलावा सारनाथ और मथुरा में भी बुद्ध की अनेक सुंदर प्रतिमाएं बनी, अनेक सुंदर मूर्तियां बनी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये जो पॉइंट्स है ये हमेशा आप याद कर लेंगे। वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा था। ठीक है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्त काल थोड़ा पिछड़ा हुआ था, वहाँ पे ज़्यादा विकास कर नहीं पाया था। वास्तुकला के नाम पर हमें ईंट के बने कुछ मंदिर उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ठीक है, तो वास्तुकला के नाम पर कुछ मंदिर थे जो हमें उत्तर प्रदेश में मिले हैं। वास्तुकला क्या होती थी दोस्तों? ये एक ललित कला की शाखा होती थी जिसका उद्देश्य क्या होता था? कुछ टेक्नोलॉजी का सहयोग लेते हुए और उपयोगिता की दृष्टि से उत्तम भवन निर्माण करना। मतलब ऐसे उत्तम भवन निर्माण किए जाते थे जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, और उसी कला को वास्तुकला का नाम दिया गया था। इसमें ईंटों के बने हुए कुछ मंदिर उत्तर प्रदेश में केवल मिले हैं। उसका अगला पॉइंट देखते हैं, नालंदा का बौद्ध महाविहार 5वीं सदी में बना और इसकी सबसे पहले की संरचना जो ईंट की है गुप्त काल में बनी है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था या फिर बौद्ध विहार था, जहाँ पे जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे उनको शिक्षाएं दी जाती थी, ये भी 5वीं सदी में मिला है और इसकी जो ईंटें मिली हैं वो गुप्त काल की ईंटें मिली हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ऐसी चीज़ें हमेशा याद रख लेंगे। अगले जो बिंदु है वो देखते हैं, चूँकि गुप्त वंश के राजा हिंदू धर्म के संपोषक थे, इसलिए पहली बार हम गुप्त काल में विष्णु, शिव तथा अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमा पाते हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म के बाद जो गुप्त वंश के जो शासक हुए थे वो हिंदू धर्म के संपोषक हुए, हिंदू धर्म को वो आगे बढ़ा रहे थे। तो इसीलिए पहली बार जो गुप्त काल में ही विष्णु, शिव तथा अन्य हिंदू देवताओं की मूर्तियों का विकास हुआ और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग विष्णु, शिव और अन्य हिंदू देवताओं की जो प्रतिमाएं थी वो बनाई गई थी।
मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने नाम पे या फिर एक चैनल के नाम पे या प्रकृति के नाम पे एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि प्रकृति को हमें बचाना है, तो प्रकृति के लिए एक एक पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कहे से और एक एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। अगले वीडियो में रोमांचक प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।